साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज से आपकी क्लास 12 सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, जो कि है हमारा विलियन का इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद आपको सांद्रता के पद भी आज की क्लास में कराएंगे। सांद्रता के पद में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोल प्रभाव और भी नॉर्मलता, सभी के बारे में बात करेंगे। हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। तो आज की क्लास आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन को उठा लेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ाते चले मेरे साथ वैसे वैसे कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, और अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलियन पर, क्योंकि जब चैप्टर हमारा बिलियन है तो हमें बिलियन के बारे में पता होना चाहिए कि बिलियन होता क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे सभी विद्यार्थी बिलियन। देखो, अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है। यौगिक भी आपने पढ़ा होगा, मिश्रण भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आखिरकार ये होते क्या हैं। देखिए, अगर हम मिश्रण की बात करें, मिश्रण से पहले हम यौगिक की बात करेंगे। सभी को पता है कि जैसे कि आपका जल हुआ, जैसे कि आपकी एल्कोहल यानी कि शराब हुई, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे यौगिक होते हैं। इनमें होता क्या है, तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। माना कि सबसे सरल हम जल लेते हैं, जल का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, सबसे पहले ये किस तत्व से मिलकर के बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। अगर हम इसमें इसका रेशियो देखें, अगर हम इसमें इनके अवयवी घटकों का अनुपात देखें द्रव्यमान के हिसाब से, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ओके, यहाँ पर 2 ही परमाणु हाइड्रोजन के, तो इसका कितना परमाणु भार हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। अगर हम इसका कट करके निकालेंगे तो 1:8 निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ठीक है, इसी रेशियो से हमारा वाटर बन के तैयार होता है, और जल हमारा एक प्रकार का यौगिक होता है। और यौगिक में जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। आप चाह करके भी ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो मिला दो और आपको यौगिक प्राप्त हो जाएगा, नहीं। कुछ लेकर के कुछ को मिलाएंगे तो मिश्रण प्राप्त होगा, और जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे अगर हम मिश्रण में बात करें तो सबसे जाना पहचाना आपका शरबत का निर्माण। अगर हम दूसरे तौर से देखें तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई एल्कोहल पीता है यानी कि जब कोई शराब पीता है तो उसमें पानी को मिलाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो शराब में पानी जब डालता है तो तौल के डालता है या रेशियो निकालता है कि शराब कितनी और पानी हम कितना डालें, नहीं ना। जब किसी 2 पदार्थों को मिलाने या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के लिए निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे ही मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये होता है मिश्रण और ये होता है हमारा यौगिक। ओके, यौगिक में निश्चित अनुपात होना चाहिए, जबकि इसमें अनिश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे कि हम
शरबत का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरबत बनाने के लिए हमें पानी भी तौलना होगा, चीनी भी तौलनी होगी, नमक भी तौल के डालना होगा, नींबू भी तौल के डालना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसा भी अपने अंदाज अनुसार हम उसमें काम करते। तो ये है आपका मिश्रण। अच्छा, मिश्रण में भी कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। मिश्रण हमारा दो प्रकार से होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें अवयवी कणों का समान संगठन होता है। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें अवयवी कणों का समान संगठन होता है। अच्छा, समान संगठन क्या होता है? सपोज दैट हम किसी पानी में नमक को डालते हैं। अच्छा, पानी में नमक को डाला, क्या जैसे कि माना कि हम शरबत ही बना रहे हैं और नमक, पहले पानी में हम चीनी को डालेंगे, हल्का उसमें नमक डालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें मात्रा लेंगे, नापेंगे, तौलेंगे तब डालेंगे, नहीं ना। और जब हम क्या काम करेंगे, पानी में चीनी को घोल देंगे, तो फिर हम उसके बाद उसे कहीं से भी टेस्ट करें, चाहे नीचे से, चाहे बीच से, चाहे ऊपर से, आप देखेंगे उसमें हर जगह का टेस्ट एक समान होगा। इसे कहा जाता है समान संगठन, जिसके हर एक कण में, चाहे कैसा है, यानी कि हर एक कण समान होना चाहिए। चाहे हम शरबत को नीचे से टेस्ट करें, चाहे बीच से करें, चाहे ऊपर से करें, ठीक है। ये होता है हमारा विलयन, जो कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बोले तो अवयवों का समान संगठन, ठीक है। अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन बनाने के लिए जिन अवयवी घटकों के बारे में हमने अभी बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से समांगी मिश्रण से हमारा विलयन बनता है, तो वो हमारे जो अवयवी कण होते उसमें जो अधिक मात्रा में होता और एक हमारा कम मात्रा में होता। ऐसा तो नहीं है कि शराब जब इंसान लेके आता है, पानी जितनी शराब होती है उतना ही पानी मिलाता है, या फिर शरबत बनाने के लिए जितना पानी उतनी ही चीनी डालनी होती है, नहीं ना। और बढ़ने वाला जो पदार्थ होता है वो विलयन कहलाता है। तो जिन आपने अवयवी घटकों का प्रयोग किया है विलयन बनाने के लिए, इसमें एक विलायक होता है और एक हमारा विलेय होता है। कहने का मतलब ये है कि विलयन हमारा विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलयन विलेय विलायक से मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करें कि विलायक क्या है और विलेय क्या है, तो देखो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो हमारा विलायक कहलाता है, और विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो हमारा विलेय कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी की भी बात कर ले, मिश्रण में शरबत की बात कर ले, पानी ज्यादा हो जाएगा तो पानी हमारा क्या होता है? विलायक होता है। चीनी क्या होती है? विलेय होती है। अच्छा, दूसरे तौर पर कई टीचर ऐसे भी समझाते हैं कि जिसमें किसी भी पदार्थ में जो चीज घोली जाती है वो विलेय होती है, और जिसमें घोली गई है वो विलायक होती है। समझना, बात दोहरा रही है हम। किसी भी पदार्थ में या फिर किसी भी पदार्थ में जिस चीज को हम मिलाते हैं वो विलेय होता है, और जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है। लेकिन अगर हम अल्कोहल और पानी की बात कर लें तो भाई साहब बताइएगा क्या हम मानेंगे? चाहे हम शराब को पानी में मिला दें, चाहे पानी को शराब में मिला दें, माना कि पहले हम कुल्हड़ में क्या डिस्पोजल में क्या काम करें, पानी को डालें तब शराब को डालें, या फिर पहले डिस्पोजल में हम शराब को डालें बाद में पानी को डाल लें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो जिसमें जो चीज मिलाई जाती है वो चीज हमारी विलेय होती है, और जिसमें मिलाई जाती है वो हमारी
विलायक होती है। ठीक है, दूसरी तौर पर इसका एक समझने का तरीका और है कि विलयन बनाते समय जो उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, वो रिजल्ट जिसके गुण धर्म को अपना ले वही हमारा विलायक होता है। समझो मेरी बात को, विलयन बनाते समय वो विलयन जिसके गुण धर्म को अपना ले वही हमारा विलायक होता है। माना कि शरबत बनाने के लिए हमने पानी में चीनी को डाला, पानी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है और आपका चीनी सॉलिड फॉर्म में होती है। अच्छा, जब हम पानी में चीनी को डालते हैं तो बनने वाला शरबत कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो पानी ही इसका क्या माना जाएगा, विलायक माना जाएगा। जिसका ये स्टेट अपना ले वही हमारा विलायक होता है। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी विलयन और विलायक के बारे में, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या आगे पढ़ेंगे हम, आगे है हमारा जैसे कि अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों के, एक चीज और यहां पे लिखेंगे नोट करके, पहला पॉइंट लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे दो अंगी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे यहां लिखेंगे कि दो अंगी विलयन कहते हैं। क्या कहा जाता है, दो अंगी विलयन। ये भी वनडे एग्जाम पूछता है कभी कभी, जब दो पदार्थों को मिलाते हैं, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनता है तो उसे दो अंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हमारा यहां लिखेंगे, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, त्रिअंगी विलयन। तो इसे कहा जाता है त्रिअंगी विलयन। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनता है तो दो अंगी विलयन, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनता है तो त्रिअंगी विलयन। ठीक है, अब देखो, माना कि हम क्या काम करें, दो बीकर को लें, दो जार को लें, चाहे बीकर बोले कुछ भी बोले, ठीक है, या फिर दो पात्र को लें। हम क्या काम करें, इसमें 10 ग्राम हमारा पदार्थ भरा हुआ है, 10 ग्राम वो पदार्थ हमारा विलायक होगा। ठीक है, 10 ग्राम जो होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, हमने विलायक को लिया है 10 ग्राम। जब हमने विलायक को 10 ग्राम लिया है और इस वाले 10 ग्राम विलायक के जार में हम 3 ग्राम का विलय घोरते हैं और इस वाले में हम क्या काम करते हैं, 6 ग्राम का घोलते हैं। विलायक की मात्रा देखी जाए तो समान है, विलायक को देखा जाए तो समान है, लेकिन अगर हम विलय पदार्थ की मात्रा को देखें तो दोनों में हमने अलग अलग मिलाई है। तो यहाँ पर आने वाले रिजल्ट को देखा जाए तो उसमें क्या अंतर होगा, या दूसरी तौर पे कहें कि विलय और विलायक की तुलना यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इनके गुणधर्म के बारे में या इनकी चीजों के बारे में, इनकी मात्रा के बारे में जान पाएंगे। तो इसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं सांद्रता के पद। ठीक है, अब हम इसके लिए ही पढ़ेंगे सांद्रता के पद, जहां पे आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर हेडिंग लगाएंगे सभी विद्यार्थी सांद्रता के पद।
ठीक है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सांद्रता के पद जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, विलयन में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा के बारे में हमें समझाते हैं। किसकी मात्रा के बारे में, विलेय की मात्रा के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाइए, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में लिखना चाहे तो सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं कि विलयन के प्रति इकाई विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी भी विलयन के प्रति इकाई आयतन में, किसी भी विलयन में कितने मात्रा में, कितने आयतन में हमारा विलेय पदार्थ घुला हुआ है, इसे ही कहा जाता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलेय के बारे में हमें बताता है। अगर हम विलयन की सांद्रता की बात करें तो ये दो प्रकार से होता है। विलयन की सांद्रता जो है वो हमारी दो प्रकार से होती है, एक तो आयतन संबंधित होती है और एक हमारी द्रव्यमान संबंधित होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके इन पे जाने से पहले हम इनके सारे टाइप्स यहाँ पर लिख देते हैं कि किसके आधार पर क्या पढ़ना और किसके आधार पर क्या पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग लगाइए, बीच में लगाना सभी विद्यार्थी सांद्रता, या फिर हमको लिख लेने दीजिए, बाद में आप लोग लिख लेना, हम छोड़ देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो अगर हम सांद्रता की बात करें तो यहां पर एक तरीके से हमारा आयतन संबंधित सांद्रता के प्रकार एक तो आयतन संबंधित होते हैं और दूसरे होते हैं द्रव्यमान संबंधित। ठीक है, आयतन संबंधित और द्रव्यमान संबंधित। देखो अगर हम आयतन संबंधित की बात करें तो ये वनडे एग्जाम शायद 2018 नीट में पूछा गया था क्वेश्चन कि ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रताओं के बारे में बताइए। तो ताप पर निर्भर वो करेंगी जो आयतन से संबंधित है, क्योंकि आयतन जो है वो टेम्परेचर से संबंधित होता है, उस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आयतन संबंधित में लिखेंगे कि जो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। और इधर साइड लिखेंगे तापमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए भाई साहब, अगर हम देखें सांद्रता, तो सांद्रता को आयतन संबंधित और द्रव्यमान संबंधित के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर हम आयतन संबंधित की बात करें
तो आयतन संबंधित जो भी सांद्रता के पद होंगे वो हमारे तापमान पर निर्भर करेंगे, क्योंकि आयतन तापमान पर निर्भर रहता है, जबकि द्रव्यमान संबंधित जितने भी सांद्रता के पद होंगे ये तापमान पर निर्भर नहीं करते। और वनडे एग्जाम पूछता भी है भाई साहब कि निम्न में से कौन से सांद्रता के पद तापमान से संबंधित हैं या फिर नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। आयतन संबंधित सबसे पहला इसमें अब लिखेंगे आप लोग, पहला है आपका आयतन प्रतिशत, या फिर जिसे आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है। भाई साहब जब आयतन शब्द आया है तो इसी से संबंधित होगा, या फिर हम कहें आयतन प्रतिशत। यह लिखा हुआ है आयतन प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत, ठीक है। दूसरा इसमें आता है भार प्रति आयतन प्रतिशत। क्या आता है? भार प्रति आयतन प्रतिशत या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोलरता। क्या है? मोलरता। ये भी आपका आयतन से संबंधित होता है। और नेक्स्ट है नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। ये भी आयतन से संबंधित होता है। और जब आयतन से संबंधित है तो ये चारों ही हमारे सांद्रता के पद टेम्परेचर पर डिपेंड होंगे, ठीक है, आयतन पर निर्भर होंगे। तापमान पर निर्भर होंगे। अगर हम देखें द्रव्यमान संबंधित, यानी कि जो तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं, इधर था आयतन प्रतिशत, इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, जिसे कई एक बुक में भार प्रतिशत भी दिया गया है, ठीक है, भार प्रतिशत भी दिया गया। नेक्स्ट है आपका मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। उसके बाद है आपका, देखो मोल प्रभाज को मोल अंश के नाम से जानते हैं, मोल भिन्न के नाम से जानते हैं, कई एक नाम है, सभी के बारे में बताएंगे। फिर है आपका मोललता। ध्यान रखना, अगर रा शब्द है तो आयतन से संबंधित है, और ला शब्द है तो हमारा द्रव्यमान से संबंधित है। ये आ जाएगा जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आयतन शब्द लिखा होगा, और मोललता का जब फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें द्रव्यमान शब्द लिखा होगा। तो वहीं पे आप फर्क कर सकते हैं। चौथा नंबर है हमारा अंश प्रति मिलियन। क्या है? अंश प्रति मिलियन। ये होते हैं हमारे सांद्रता के पद, आयतन संबंधित और द्रव्यमान संबंधित। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, सभी के न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। जे मान लीजिए आज ही हमारा 30% चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक एक चीज एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आयतन संबंधित जो ताप पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान संबंधित जो ताप पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, ये होते आयतन संबंधित, और ये होते हैं द्रव्यमान संबंधित। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, देखो हम क्रम से नहीं, एक एक करके पहले हम द्रव्यमान और आयतन और भार आयतन बताएंगे। ये तीन एक जैसे लगते हैं देखने में, क्योंकि ये प्रतिशत वाले हैं, तो इनको देख लेंगे, उसके बाद से इस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम कई बार पूछ भी चुके हैं। लगाइए हेडिंग, पहली हेडिंग लगाइए द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत कराएंगे। पहले द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत।
जिसे हम वेट बाई वेट प्रतिशत भी कहते हैं, यानी कि भार प्रति भार प्रतिशत भी कहते हैं। भाई साहब इसको ऐसे भी W/W प्रतिशत भी कहा जाता है, क्योंकि वेट बाई वेट हो जाता है हमारा। लिखाने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम लिखाएंगे यहाँ पे एक एक चीज, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रति भार प्रतिशत की बात करें, देखो इधर हमने W/W प्रतिशत बोला, इसे मास प्रतिशत भी कह सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आधी आधी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका मास प्रतिशत या फिर आपका W/W प्रतिशत। ओके, इसमें देखो हम क्या काम करेंगे, आपको इसका फॉर्मूला देखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान किलोग्राम में, नहीं सॉरी ग्राम में, किलोग्राम में नहीं ग्राम में देखना होता है। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो ये होता है विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान किसमें देखेंगे? ग्राम में देखेंगे इनटू 100। समझना मेरी बात को, अगर आपसे वनडे एग्जाम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पूछता है तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अच्छा किसकी प्रतिशत देख रहे हैं? द्रव्यमान का प्रतिशत देख रहे हैं, तो यहाँ पर विलेय का होगा क्या? आयतन तो नहीं होगा, होगा तो द्रव्यमान ही। और बिलियन क्या क्या होगा? बिलियन का भी द्रव्यमान होगा, लेकिन बिलियन का द्रव्यमान होगा किसमें? ग्राम में होगा, ठीक है। इनटू हम 100 कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आ जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इनटू 100। चलिए इसका देखेंगे हम सवाल। इससे वनडे एग्जाम किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। लिखिए 10 ग्राम सुक्रोज को 10 ग्राम सुक्रोज को यानी कि चीनी को 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में घोला जाता है। किसमें? 100 ग्राम पानी में घोला जाता है। 100 ग्राम पानी में घोला जाता है। 100 ग्राम पानी में घोला जाता है। भार प्रतिशत के आधार पर ज्ञात करो। किसके आधार पर? भार प्रतिशत। बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत भी हम इसको कह सकते हैं। भार प्रतिशत के आधार पर ज्ञात करो। देखिए भाई साहब, सबसे पहले कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिले, चीजें पकड़ने की कोशिश किया करो, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तो 10 ग्राम आपको चीनी दी गई है और 100 ग्राम आपको पानी दिया गया है और भार प्रतिशत पूछा गया है। अभी मैंने आपसे बताया, अभी आपसे बोला कि जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय है और जो पदार्थ अधिक मात्रा में है वो हमारा विलायक है। जो पदार्थ हमारा कम मात्रा में होता है, एक सेकेंड, हाँ चलिए तो हम देखेंगे। अभी मैंने बोला था कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो हमारा क्या होता है? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है वो हमारा विलेय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 10 ग्राम हमारा क्या होगा? विलेय होगा।
10 ग्राम हमारा कम होता है, तो 10 ग्राम चीनी जो है वो हमारी विलेय हो गई। और अगर हम देखें तो आपका 100 ग्राम पानी दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 ग्राम पानी दिया गया है, तो 100 ग्राम हमारा विलायक हो जाएगा। ठीक है, विलेय 10 ग्राम, सॉरी विलिय नहीं है, ये विलायक है। विलायक हमारा कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। भार प्रतिशत पूछा गया है, हमें लगाना है भार प्रतिशत वाला फॉर्मूला। बोले तो W/W प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। फॉर्मूला लगाना, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, चलिए भाई, विलेय का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में हो या फिर किलोग्राम में हो। द्रव्यमान ग्राम में हो या फिर किलोग्राम में हो। यहां आप देखेंगे विलेय का द्रव्यमान आपको 10 ग्राम दिया गया है। उसके बाद विलियन का द्रव्यमान तो नहीं दिया गया, विलायक का द्रव्यमान दिया गया। लेकिन ध्यान करिए, अगर हम विलेय और विलायक को मिला दे तो क्या मिल जाएगा? विलियन मिल जाएगा, क्योंकि विलियन विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो हम यहां से विलियन निकाल लेंगे। विलियन निकाला जाएगा विलेय प्लस विलायक से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 110 यानी कि 110। यहाँ लिखेंगे 110 हमारा विलियन का द्रव्यमान। विलायक और विलेय दोनों का ग्राम में था, तो ये भी ग्राम में ही निकल के आएगा। और विलियन का द्रव्यमान हमें ग्राम में ही चाहिए। ठीक है, इंटू हम 100 कर देंगे। चलो भाई कट करेंगे। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 11। ठीक है, कट करिए। 11 9 99। ओके, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, ऐसे करके आपका 909.09 आपका निकल के आ जाएगा। क्या? W/W प्रतिशत, यानी कि भार प्रतिशत, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। ऐसे निकाला जाता है विलेय का, ऐसे निकाला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार बटे भार प्रतिशत। आ गया समझ में? आपको कभी नहीं, कुछ नहीं करना। अगर विलेय और विलायक दिए गए तो विलियन वास्तविकता निकालना होगा, अन्यथा फॉर्मूला लगाओ, सामने चीजें रखी हुई है। ठीक है, देखो एक घनत्व से संबंधित क्वेश्चंस करा, इतने सरल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एग्जाम, लेकिन ये तरीका हमने सबसे पहले छोटे से ही तो कराएंगे। एकदम थोड़ी हार्ड रख देंगे आपके सामने, टफ रख देंगे तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, अब ये टॉपिक की क्लास हम मॉर्निंग बनाने लगे हैं। 4:30 बजे से उठ के बनानी पड़ रही है, क्योंकि शाम टाइम ये क्लास वैसे हम बनाते थे। ठीक है, और सुबह अपलोड कर देते थे दूसरे दिन। अब आज सुबह बनाएंगे, उसकी नेक्स्ट सुबह अपलोड करेंगे। इसका रीजन ये है कि शाम को गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, इस रूम में खड़ा भी नहीं हुआ जाता 1 मिनट भी। पंखा चला नहीं सकते, कूलर चला नहीं सकते, क्योंकि ऐसे चलाएंगे तो फिर आवाज आएगी, जिसके चलते हमारी मजबूरी है सुबह क्लास उठ के ये बनानी पड़ रही है मुझे। लेकिन ये है सुबह अच्छा भी लगता है बनाने में, एकदम ठंडा मौसम है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे संबंधित अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखना 100 मिलीलीटर घोल में 100 मिलीलीटर घोल में 100 मिलीलीटर घोल में 10 ग्राम नमक घुला है। 10
ग्राम नमक घुला है, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि घोल का घनत्व यदि घोल का घनत्व 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम प्रति मिली है। समझो भाई साहब, क्वेश्चन को समझो, कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि 100 मिली घोल में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ क्वेश्चन में घनत्व भी दिया गया है। ये चीज तो तय है कि भार प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। फॉर्मूला ये लगेगा। एक चीज हमने पकड़ ली है कि 10 ग्राम आपको यहाँ क्या दिया गया है, नमक दिया गया, जिसे यानी कि जो कि 100 मिली घोल में घोला गया है, तो ये 10 ग्राम हमारा विलय हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो आपका विलायक होगा, लेकिन कैसे होगा? द्रव्यमान प्रतिशत में आपको पता होना चाहिए कि विलय और विलायक द्रव्यमान में या तो ग्राम में हो या फिर किलोग्राम में हो। यहाँ पर ये जो दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है। भाई साहब, ml में और एल में कोई चीज दी गई है, मिलीलीटर में अगर या आपकी लीटर में जब कोई मान दिया जाता है तो ये आयतन कहलाता है, क्योंकि आयतन की इकाई होती है लीटर या फिर मिलीलीटर। यहाँ पर आपको विलायक का आयतन दिया गया है। किसका आयतन दिया गया है? 1 मिनट देखेंगे हम। 100 मिली घोल में, अच्छा पूरा घोल है हमारा, बिलियन है ये हमारा। 100 मिली घोल में 10 ग्राम नमक घुला है, यानी कि बताया गया है कि एक घोल इतना बन के तैयार हुआ है जो है 100 मिलीलीटर। इसमें देखा गया कि 10 ग्राम जल है, वो 10 ग्राम नमक है, तो ये बिलियन है, विलायक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बिलियन क्या है? विलियन का ये आयतन दिया गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या? विलियन का द्रव्यमान चाहिए। तो चलो भाई साहब, हम विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले विलय कितना दिया गया है? विलय दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर विलियन का आयतन। विलियन का आयतन दिया गया है आपको कितना? 100 मिली। तो हम क्या करेंगे? विलियन का द्रव्यमान देखेंगे, विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अच्छा, ध्यान करिए सभी विद्यार्थी, विलियन का द्रव्यमान बराबर, एक फॉर्मूला हमने कहीं एक बार लिखाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो वहीं से हम देखो द्रव्यमान निकाल लेंगे, घनत्व इंटू आयतन। क्या रखेंगे? डेंसिटी, घनत्व इंटू आयतन, जो कि विलियन का द्रव्यमान पता करेगी। देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। तो यहां पर घनत्व का मान कितना है? 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम आयतन देखें तो वो कितना है? आयतन है आपका 100 ml। यहां पर एक चीज देखिए, सभी विद्यार्थी गौर से देखेंगे भाई साहब, यहां पर हमारा विलय 10 ग्राम दिया गया, विलियन का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना दिया गया है? ये रहा आपका घोल का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml, और विलियन
का आयतन कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है। ये प्रतिशत में यानी कि बटे में तो है, तो ml से ml कट जाएगा हमारा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए भाई साहब, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, इंटू 100। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी। सही तौर पे बोले तो 120 ग्राम हमारा बिलियन का द्रव्यमान निकल के आ गया। घनत्व दिया जाता है जब आयतन आपको दिया जाएगा, द्रव्यमान ज्ञात तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में घनत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो 120 ग्राम हमारा बिलियन का द्रव्यमान निकल के आ गया। चलो भाई साहब सवाल में करते हैं, क्या पूछा गया है, मास लिख दो चाहे वेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। वेट प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। और आप देखेंगे विलियन का द्रव्यमान कितना निकल के आया, 120 इंटू 100 कर देंगे। एक बिंदी से एक बिंदी यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ऊपर हो जाएगा 100/12। चलो भाई साहब करिए। 12 का टेबल जानते हो, नहीं जानते हो, चलो हम आपको सिखा दें। यहाँ पर 12 पंचे 60, 12 दिया है, 12 5 24 36 48। ठीक है, यहाँ जाएगा 8 बार, आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। और उसके बाद 96 कितना बचा, 4 बचा, 12 24, फिर जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, आगे अगर आप कट करना चाहें तो कटते रहना, ये 48। ठीक है, आगे भी होता रहेगा, 3 बार ही आपका आंसर निकल के आएगा प्रतिशत में। ठीक है, क्योंकि 12 8 96, 4 बच जाएगा आपका, फिर 3 बार जाएगा, 12 3 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल के आएगा 8.33 प्रतिशत, जो कि होगा आपका भार प्रतिशत। ठीक है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे आयतन प्रतिशत की तरफ। अब हम देखेंगे आयतन प्रतिशत, जिसे आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है। देखिए अभी आपने देखा द्रव्यमान प्रतिशत, तो वहां क्या था, हम विलेय का द्रव्यमान ले रहे थे और बटे में बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में ले रहे थे। ठीक है, इंटू 100 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम आयतन लेंगे तो यहाँ होगा क्या, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन किसमें लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, इंटू 100 करेंगे। लिखेंगे सभी विद्यार्थी फॉर्मूला, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। जब द्रव्यमान प्रतिशत था तो हमने द्रव्यमान लिया था, यहाँ आयतन प्रतिशत है तो हम आयतन लेंगे। ठीक है, बटे विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन किसमें, ml में यानी कि मिलीलीटर में। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, देखो आप ये कहोगे मैम जी हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वहां चीजें स्पष्ट दी गई होंगी कि ये चीज है और ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, 10 मिली एथिल एल्कोहल को 10 ml एथिल एल्कोहल यानी कि शराब, एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को 20 मिली जल के साथ 20 मिली जल के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है
एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल के साथ मिलाया जाता है और आयतन प्रतिशत आपसे पूछा गया है। अच्छा 10 ml और 20 ml, 10 ml एथिल एल्कोहल, ये हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में है। 10 ml हमारा क्या हो जाएगा, 10 ml हमारा विलय हो जाएगा और विलायक हो जाएगा 20 ml। 20 ml हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, आयतन प्रतिशत हमसे पूछा गया है। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का आयतन। एक चीज देखो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी मान ml में दिया जाए या L में दिया जाए, ये बात फिर से दोहराते हैं हम, क्योंकि आयतन या तो मिलीलीटर में होता है या फिर लीटर में होता है और द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में होता है या फिर ग्राम में होता है, क्योंकि ये इनकी इकाइयां होती हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, अच्छा विलय का आयतन कितना दिया गया है, यहां पर विलय का आयतन दिया गया है 100 ml। विलयन का आयतन कहीं नहीं है, लेकिन विलय और विलायक का यदि हम आयतन मिला दें तो हमें विलयन का आयतन पता चल जाएगा। यानी कि हम विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, विलय प्लस विलायक को, क्योंकि विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन होता है। विलयन विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर 30 ml हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विलयन का आयतन निकल के आ जाएगा, इंटू हम 100 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर 100 बटे 3। चलिए भाई कट करेंगे, 3 बार आपका जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आयतन प्रतिशत। क्या आ गया है, आयतन प्रतिशत। अच्छा ये बताइए, अभी जब हमने द्रव्यमान प्रतिशत देखा था तो वह घनत्व से संबंधित भी एक क्वेश्चन था। क्यों ना एक इसमें भी घनत्व से संबंधित क्वेश्चन करा दिया जाए। वनडे एग्जाम ऐसे नहीं पूछता है, घनत्व देकर के हमेशा पूछता है कि ये रहा घनत्व, चलिए आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। देखते, देखो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जहां तक हो सके चीजें नोट डाउन करते रहिए। जितना आप खुद के हाथों से अच्छे नोट्स बना सकते हैं उतना स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ सकते, इतनी चीज तो हम आपसे बार बार कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल। लिखिए 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल 550 ग्राम विलयन में घुला है। 550 ग्राम विलयन में घुला है। ठीक है, विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम 1.1 ग्राम मिली इनवर्स है। मिली इनवर्स है
विलियन का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 50 ग्राम किसमें घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है साथ ही साथ आपको यहाँ घनत्व भी दिया गया है। क्या दिया गया है, घनत्व भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 550 ग्राम विलियन में बोला है। टोटल विलियन देखा जाए तो कितना है, 550 ग्राम। ठीक है, और विलय की मात्रा उसमें कितनी है, सिर्फ 11 ग्राम। तो ये तो तय है कि यहाँ हमारा विलय कितना निकल के आएगा। यहाँ पर विलय जो है ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो हमारा 11 ग्राम है। ठीक है, साथ में ही आपको विलियन दिया गया है। अच्छा, विलियन दिया किसमें है, 550 ग्राम दिया गया है। 550 ग्राम का मतलब है कि विलियन का द्रव्यमान आपको दिया है, क्योंकि द्रव्यमान की ही तो इकाई ग्राम और किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर ये दिया हमें विलियन का द्रव्यमान। जबकि क्वेश्चन कहता है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए, तो आयतन प्रतिशत के लिए हमें द्रव्यमान नहीं आयतन चाहिए। क्या चाहिए, आयतन चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमने द्रव्यमान ज्ञात किया था वैसे ही हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, चलिए भाई, द्रव्यमान हमें दिया गया है 550। कितना दिया गया है, 550 ग्राम, और हमें दिया गया है घनत्व 1.1 ग्राम। ठीक है, 1.1 ग्राम, ये ग्राम, और यहाँ पर ये ml इनवर्स भी है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे दशमलव हट जाएगी, ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगी, और आपका हो जाएगा 5500 बटे 11। ठीक है, ml इनवर्स ऊपर जाएगा। कैसे, जब हम इसको कट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 500 ml। क्या आ चुका है, विलियन का आयतन आ चुका है। ठीक है, विलियन का आयतन आ चुका है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान पूछा जाए तो फिर घनत्व इधर पहुंचा दीजिए, द्रव्यमान निकल आएगा। बस छोटा सा काम होता है। हम क्या काम करेंगे, यहाँ ज्ञात करेंगे आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन। विलय का आयतन कितना दिया गया है, यहाँ पर है आपका 11 ग्राम। क्या है, देखो विलय का चाहे ग्राम में हो, किसी, पहली बात विलय की जो मात्रा होती है वो ग्राम में ही ली जाती है। ठीक है, विलय की यहाँ पे से आयतन नहीं होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, विलय की मात्रा बटे विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन समझाने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विलय का आपका चाहे ml में हो चाहे ग्राम में हो, हम ले, वैसे विलय की मात्रा हमेशा ग्राम में ली जाती है। आप चाहे तो विलय की मात्रा यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा 11 ग्राम बटे, मात्रा ही कर लो, आयतन सही नहीं लगता है, वहां भी कर लेना, जहां द्रव्यमान लिखाया था मैंने वहां भी कर लेना विलय की मात्रा। ठीक है, कितनी दी गई है, और विलय की मात्रा हमेशा ग्राम में होती है। तो 11 ग्राम हो गई। आगे है विलियन का आयतन। विलियन का आयतन ml में चाहिए,
दिया गया है 500 ml इंटू हम 100 कर देंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे, 5 बार कट होगा। कितनी बार होगा? 5 बार होगा। अब हो जाएगा 11/5, 5 का इसमें भाग देंगे 2 बार, फिर दशमलव लगाएंगे 0, फिर 2, ऐसे करके हमारा ये कटता जाएगा। ये आ जाएगा आयतन प्रतिशत, ठीक है। सबसे ज्यादा वनडे एग्जाम में घनत्व दिया जाता है, ठीक है, घनत्व दिया जाता है। और फिर यहां से आपको विलयन का चाहे द्रव्यमान हो चाहे आयतन हो, आपको स्वयं निकालना पड़ता है, तब जाकर के हम उसकी प्रतिशत में मात्रा निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल को ये चीज भी ध्यान रखेंगे, विलय की मात्रा चाहे द्रव्यमान प्रतिशत हो चाहे आयतन प्रतिशत हो, सभी में विलय की जो मात्रा होती है वो ग्राम में होती है, ठीक है। चलो फटाफट इसका क्या काम करिए, या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे भार प्रति आयतन प्रतिशत पर, ठीक है। किस पे बात करेंगे? भार प्रति आयतन प्रतिशत पे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर, वीडियो पर अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोगों के लिए आज शाम 3 बजे मैराथन क्लास चलाई जाएगी, जहां पर केमिस्ट्री के धुआंधार क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। अब शाम को जो भी 3 बजे क्लास होगी वो बीएससी नर्सिंग और सीपी नेट एग्जाम को टारगेट रखते हुए कराई जाएगी, ठीक है, जहां पर केमिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ओके। क्योंकि आपके बीएससी नर्सिंग, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग हो चाहे यूपी बीएससी नर्सिंग हो, इसका एग्जाम 4 जून को लग चुका है। समय ज्यादा नहीं है सभी विद्यार्थियों के पास, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा है आपका भार प्रति आयतन प्रतिशत। भार प्रति आयतन प्रतिशत, देखो इसमें क्या होता है, भार प्रति आयतन प्रतिशत जब हम ज्ञात करने जाते हैं भार प्रति आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान। भार का मतलब हम जैसे द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां विलय तो द्रव्यमान में होगा ही होगा, विलय का द्रव्यमान लेंगे क्योंकि ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। विलय का द्रव्यमान हम ग्राम में लेंगे बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। आगे हम क्या लेंगे? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में नहीं एमएल में, ठीक है। विलयन का आयतन एमएल में इंटू 100, ठीक है। विलयन का आयतन एमएल में इंटू 100 करेंगे, ऐसे हमारा निकलेगा भार आयतन प्रतिशत। चलो एक बार इसके क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 ग्राम चीनी 20 ग्राम चीनी जल में घोल करके 20 ग्राम चीनी जल में घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया। बनाया गया तो भार प्रति आयतन ज्ञात करिए। देखो भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है? भार प्रति आयतन प्रतिशत। 200 ग्राम चीनी को
जल में घोल करके विलयन तैयार किया गया 250 ml का, यानी कि विलयन का आयतन जो है वो कितना है 250 ml। और यहाँ पर 20 ग्राम चीनी जो कि है हमारी विलेय का द्रव्यमान। चलिए भाई फॉर्मूला लगाएंगे, भार प्रति आयतन प्रतिशत। भार प्रति आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है 20 ग्राम। विलयन का आयतन कितना बनाया गया 250 इंटू हम 100 कर देंगे। ठीक है, यहां से इसको कट करेंगे, ये जाएगा 4 बार, ऊपर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8%। कितना निकल के आ जाएगा 8% आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ज्यादा सरल था। भार प्रति आयतन प्रतिशत बहुत ज्यादा इजी है। ज्यादातर वनडे एग्जाम द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान प्रतिशत ज्यादातर पूछते हैं, वो भी घनत्व दे करके पूछेंगे आपसे, तो वो सीख ले। यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा इजी है, आपको दिया जाएगा, बस फॉर्मूले में रखना और चीजों को ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पर बात करेंगे जो कि है अंश प्रति मिलियन। क्या ज्ञात करेंगे अंश प्रति मिलियन। आज ये बहुत लॉन्ग क्लास हो गई क्योंकि हमने ये सोच के रखा था कि पूरे सांद्रता के पद एक ही क्लास में फिनिश कराएंगे। समय भी ज्यादा नहीं है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करते हो। चलिए भाई हेडिंग डालिए अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन, इसे पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। यहां देखो पीपीएम बहुत कई एक बार वनडे एग्जाम क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बराबर फॉर्मूला बहुत ज्यादा सरल होता है। नोट डाउन करेंगे, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किसमें ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। यहां से आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। ये बाई चांस विद्यार्थी लगाते, लेकिन अगर आप ज्ञात करना चाहें तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 10⁶ को हटा करके। कैसे? तो आपका हो जाएगा विलेय का भार, क्या हो जाएगा विलेय का, एक मिनट, एक थोड़ा गाना बजने लगा, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, अब देखेंगे, अगर हम यहां देखें तो पीपीएम बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का भार किसमें मिलीग्राम में, किसमें मिलीग्राम में, मिलीग्राम में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, किसमें विलियन का आयतन लीटर में। देखिए अगर हम पीपीएम, ज्यादातर फॉर्मूला आप ये यूज करें तो ठीक रहेगा, अन्यथा इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बराबर विलेय का भार मिलीग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम विलियन के
1 लीटर विलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। उपस्थित है विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले विलिय का भार पता होना चाहिए मिलीग्राम में। किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम विलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। यहाँ पर विलियन कितना है? 1 लीटर, जिसमें ये चीज उपस्थित है। ये उपस्थित होने का मतलब है कि ये हमें विलिय दिया गया है। क्या दिया गया है? विलिय का यहाँ पर हमें भार दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, जबकि हमें चाहिए किसमें? मिलीग्राम में। अच्छा, ग्राम से मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या हम बोले तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होता है। हम करेंगे 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। हम ग्राम से किधर जा रहे हैं? मिलीग्राम की तरफ जा रहे हैं। ग्राम से किधर जा रहे हैं? मिलीग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ग्राम जो आपका विलिय का द्रव्यमान दिया गया था उसमें 10⁻³ कर दिया। ठीक है, तो हम ये इससे कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 3.5 मिलीग्राम। ठीक है, विलियन मुझे दिया गया है, आयतन कितना है? 1 लीटर। चलिए भाई हम पीपीएम ज्ञात कर लेते हैं। पीपीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो विलिय का मिलीग्राम में भार लिखेंगे, 3.5 निकल के आ गया। विलियन का आयतन दिया गया है 1 लीटर। कितना दिया गया है? 1 लीटर दिया गया है। भाई साहब आंसर कितना सरल निकल के आया? 3.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत ज्यादा सरल आते हैं पीपीएम से, अंश प्रति मिलियन से बहुत ज्यादा सरल आते हैं। ठीक है, इस तरीके से वनडे एग्जाम कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है आप दिल खोल करके जवाब दे सकते हैं। परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अंश प्रति मिलियन पीपीएम ज्ञात करने का ये रहा आपके सामने तरीका। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज पर। किस पे बात करेंगे? मोल प्रभाज पर बात करेंगे। देखो बताते चलना कि चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। हम तो लगाने में लगे हैं, हम तो कराने में लगे। ये चीजें हम कई बार वीडियो में बता चुके, समझा चुके, करा चुके हैं, और आप लोग बच्चे नहीं है, समझदार है, चीजें अब तो समझ में आती होंगी। नेक्स्ट है हमारा मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहा जाता है। हेडिंग लगाइए, 5वें नंबर की हेडिंग है मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मोल भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सभी इसी के नाम है, मोल भिन्न। चाहे मोल प्रभाज कहे, मोल अंश कहे, मोल भिन्न कहे, बात एक ही है। बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश या फिर मोल भिन्न के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखो, आपको या तो वनडे एग्जाम विलेय का मोल प्रभाज पूछ सकता है या फिर विलाय का पूछ सकता है। देखो, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए आप क्या काम करें? उसके मोलों की संख्या को रखें, वटे में
विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या को रखेंगे। ऐसे करके आपका निकल के आएगा। जैसे कि हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं। माना कि आपसे विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए, विलेय का मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए, किसका पूछा जाए? विलेय का मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए, जिसे X1 से डोट करते हैं। तो आप क्या काम करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या को रखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या वटे में आप करेंगे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। किसके? विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि दोनों के मोलों की संख्या को रखेंगे। इसे हम N1 कह दें। ठीक है, अभी विलायक को बताएंगे कि विलायक के मूलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखो, सपोज दैट आपसे वनडे एग्जाम कभी भी क्या काम करता है कि जैसे कि आपको 3 फॉर्मूले दे दिए, जल दे दिया, एथिल अल्कोहल दे दिया और एसीटोन दे दिया। ठीक है, सभी के मान दिए गए और क्वेश्चन कहता है कि जल का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो आपको पहले रखने होंगे जल के मोलों की संख्या बटे में विलियन, यानी कि सवाल में क्या क्या है, जैसे एथिल अल्कोहल है, एसीटोन है और जल है। फिर आपको नीचे तीनों के मोलों की संख्या को रखना होगा। ठीक है, अभी हम आपको सिखाएंगे। जैसे अगर आपसे विलायक के मोलों की संख्या पूछी जाती है, विलायक का अगर आपसे मोल प्रभाज पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? विलायक का मोल प्रभाज, तो आप करेंगे विलायक के मोलों की संख्या। किसकी मोलों की संख्या? ऊपर रखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या वटे विलेय प्लस, यहां विलायक के मोलों की संख्या को N2 कहा जाता है। ठीक है, विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, जैसे हम इस चीज को लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, X1 बराबर, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, वो सॉरी विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या N1 बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहां भी कर सकते हैं N2 बटे N2 प्लस N1। ठीक है, ये इनका छोटा सा रूप लिखा हुआ है। जिसकी पूछी जाए, क्या? जिसका पूछा जाए मोल प्रभाज, उसके मोलों की संख्या आप ऊपर रखेंगे, वटे में जो भी विलियन में है उन सबके मोलों की संख्या नीचे रख करके सभी को जोड़ देंगे। तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा जिसका पूछा गया है उसका मोल प्रभाज। ठीक है, एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे जो वनडे एग्जाम पूछ लेता है कि आपके विलेय और आपके विलायक का मोल प्रभाज जो होता है ये 1 के बराबर होता है। अगर आप एक चीज कंफर्म करना चाहते हैं एग्जाम में कि हमारे आंसर सही निकले या गलत निकले, तो सभी के आप मोल प्रभाज ज्ञात कर लेना और उनको ऐड कर लेना। अगर 1 निकल के आ जाए तो मान लेना आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर जो मोल प्रभाज निकल के आए उनको हम 1 नहीं या 2 होना चाहिए, यानी कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो सारी चीजें पता है, लेकिन कई एक विद्यार्थियों को मोलों की संख्या निकालना नहीं आता होगा।
क्या नहीं निकालना आता होगा? मोलों की संख्या, क्योंकि एग्जाम में मोलों की संख्या थोड़ी दी जाएगी, एग्जाम में तो मात्रा दी जाएगी। आप मोलों की संख्या खुद से ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे आपको NaCl है, ठीक है, तो NaCl का जो भार क्वेश्चन देगा वो भार लिखेंगे और NaCl का अणुभार आप खुद निकालेंगे, यानी कि यौगिक में परमाणु भार रख रख करके जोड़ लेंगे, तो यहां से हमारा अणुभार आ जाएगा। भार बटे अणुभार कर देंगे तो हमारे मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा डाटा मोल प्रभाज के बारे में। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ पर मोल प्रभाज से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, हम भी थक गए, जैसे लगे वैसे ही वीडियो पे लगे डले हैं, क्या बताएं, सुबह ठंडा मौसम तब भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी। यदि हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 14 ग्राम N2 लें, तो मिश्रण में CO2 का मोल प्रभाज क्या होगा? देखिए, आपको क्वेश्चन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है और 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस दी गई है। इसमें कभी कभी वनडे एग्जाम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों का मोल प्रभाज आपसे पूछ सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी एक का मोल प्रभाज पूछ ले, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है। चलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। उससे पहले देखेंगे CO2 दिया गया है हमें 44 ग्राम और N2 दिया गया है हमें 14 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले देखो मोल प्रभाज के लिए जो भी आपको दिए जाए उनका सबसे पहले आप अणुभार निकाल लो, अणुभार के बाद फिर इनके मोलों की संख्या निकाल लें। जैसे कि CO2 में कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 यहाँ है तो हम 2 करके ज्ञात करेंगे, यहां निकल के आएगा कितना? 16 दूनी 32 यानी कि 44। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर हम अणुभार निकाले 2 Na का मतलब है यानी कि आपका 28, यही तो निकल के आएगा। सबसे पहले जो भी आपको दिए जाए उनका अणुभार निकालेंगे। अब हम इनकी निकालेंगे मोलों की संख्या, जिसे N से प्रदर्शित किया जाता है। मोलों की संख्या निकालेंगे तो इसका भार कितना दिया गया है? 44 ग्राम। ठीक है, वटे में अणुभार कितना निकाला हमने? 44 ग्राम। मोलों की संख्या कितनी आ गई निकल के? 1 आ गई। नाइट्रोजन में भार कितना दिया गया है? 14। कितना दिया गया है? 14। अणुभार हमने कितना निकाला? 28। कितना निकल के आएगा? 1/2। ठीक है, कि ये निकाल ली हमने कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मोलों की संख्या। ठीक है, मोल प्रभाज हमसे पूछा गया है CO2 का, तो CO2 का हम ज्ञात करेंगे मोल प्रभाज। CO2 का मोल प्रभाज बराबर होता है CO2 के मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए उसके मोलों की संख्या हम सबसे ऊपर रखते हैं, तो कितनी है? 1।
बटे जो फिर बचा हुआ है, यानी कि जो भी विलयन जिनसे मिलकर के बना है उन सब के मोलों की संख्या। यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, अगर और कुछ और होता तो उसके भी मोलों की संख्या निकालते। तो यहाँ पर है 1+1/2, क्योंकि जिसकी पूछी जाएगी उसके मोलों की संख्या रखेंगे, विलयन जिनसे मिलकर के बना है उन सब के मोलों की संख्या को रखेंगे। यहां से हमारा हो जाएगा 2+1/2, क्योंकि हमने एलशियम ले लिया। यहाँ पे एलशियम लेने के बाद करेंगे, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर काट के निकालना चाहे तो आगे भी आप निकाल सकते हैं। ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज। अगर आप जल का मोल प्रभाज यहां से अगर आप नाइट्रोजन का मोल प्रभाज और ज्ञात कर लेंगे तो आप लोग चेक करना घर पे, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज जब ज्ञात करेंगे और उसके बाद नाइट्रोजन के मोल प्रभाज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल प्रभाज ऐड करना, 1 निकल के आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का जब मोल प्रभाज ज्ञात करें तो ऊपर नाइट्रोजन का मोलों की संख्या को रखेंगे, बटे में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या रख करके ऐड कर देंगे, आपका नाइट्रोजन का मोल अंश निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों की मोल अंशों को ऐड करना, आपका 1 निकल के आएगा। ट्राई जरूर करना हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे निकलता है मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। ठीक है, अब हमारा बचा मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं, फिर यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं मोलरता के बारे में। अब थोड़ा जल्दी से कराएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, वीडियो भी हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। देखते हैं सभी विद्यार्थी मोलरता के बारे में। देखो, मोलरता बराबर मोलरता, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलरता को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एम से किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एम बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। देखिए स्टूडेंट्स, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। वनडे एग्जाम कई एक बार मोलरता के बारे में पूछ चुका है। मोलरता में आयतन होता है, अच्छा याद करने का तरीका है लीटर, लीटर में बाद में रा आता है और मोलरता में भी रा आता है। ठीक है, जबकि मोल ललिता जो होती है उसमें द्रव्यमान लिया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो, जो सरल है उसको नहीं, जो डिफिकल्ट है उन पे हम बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन इसके सामने रखेंगे हम। जैसे कि एक सरल आपको सबसे पहले बता देते हैं। माना कि क्वेश्चन है यूरिया का अणुभार 60 है, यूरिया का अणुभार 60 है। ठीक है, यूरिया का 1 बिलियन यूरिया का 1 बिलियन यूरिया का 1 बिलियन 6 ग्राम यूरिया, क्या लिख दिया मैंने, यूरिया का 1 बिलियन जिसमें 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर में उपस्थित है। 1
लीटर में उपस्थित है, विलियन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कैपिटल एम आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले कैपिटल एम आपको ज्ञात करना है, तो एम बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या। यूरिया का अणुभार 60 है, यूरिया का 1 बिलियन 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर में उपस्थित है। 1 लीटर आपका विलियन का आयतन हो गया और 6 ग्राम आपके विलेय का मात्रा हो गया। ठीक है, विलेय की मात्रा कितनी हो गई? 6 ग्राम हो गई। अच्छा, विलेय की मात्रा 6 ग्राम से हम क्या मुझे चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है भार, जो कि 6 है, और यूरिया का अणुभार कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। एग्जाम में कभी कभी अणुभार दिया जाता है तो कभी कभी नहीं दिया जाता है। यूरिया का भार भी दिया गया था, यूरिया का अणुभार भी दिया गया था। यूरिया के मोलों की संख्या निकाल ली, क्योंकि यूरिया हमारा यहाँ पर विलेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए हम यहां से ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या 1/10। आयतन लीटर में 1 बन दिया गया है, यहां से हमारा निकल के आएगा 10 दशमलव लगाएंगे 0। ठीक है, 1 लीटर एम लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा यूरिया के, यहां निकल के आ जाएगी आपकी मोलरता। ठीक है, बहुत सरल होता है। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतनी ही स्पीड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यूरिया का भार दिया गया था, भार दिया गया था, मोलों की संख्या निकाली, फटाफट क्वेश्चन में रखा, काटा पीड़ा, आंसर निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.0 लीटर 2.0 एम। ठीक है, H2SO4 विलयन H2SO4 विलयन के निर्माण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना वीआईपी लिखा हुआ है। आपके सामने मोलरता नहीं पूछी गई, आपके सामने पूछी गई विलेय के मोलों की संख्या। क्या पूछी गई? विलेय के मोलों की संख्या। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 5 लीटर, जो कि है विलियन का आयतन। विलियन का आयतन हमें दिया गया है, कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर विलियन का आयतन दिया गया है, और यहां पर 2.0 एम का मतलब है मोलरता। हमको मोलरता दी गई है 2, और H2SO4 के लिए मोलों की संख्या n का मान पूछा गया है। भाई साहब जब मोलरता दी गई है तो मोलरता बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलरता 2 दी गई, n हमें ज्ञात करना है। विलियन का आयतन हमें दिया गया है 5। कितना दिया गया है? 5। 5 इधर भाग कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा यहां से मोलों की संख्या 10। कितनी इजी है। कुछ दिया जाए, बस ये पता होना चाहिए कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल है,
वो सभी सवाल हम लाइव स्ट्रीम में कराएंगे। ठीक है, हमारी सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लाइव स्ट्रीम में आइएगा, क्योंकि मिक्सचर क्वेश्चंस में हम कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आपको पता है लगातार हमें फीवर आ रहा है कई एक दिनों से, तो अब हम ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे लगभग हो चुका है हमें बोलते बोलते। तो अभी जैसे कि अगर घनत्व से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो घनत्व वाला तो आप कर ही लेंगे, अभी पीछे समझाया है मैंने, घनत्व से संबंधित आप कर लेंगे। अगर मोलरता में भी घनत्व से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कराएंगे। तो फिलहाल इतना कोई नहीं कराता है, सभी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कराते, सिर्फ फॉर्मूले बताए जाते टॉपिक की क्लास में। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और तरीके के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आप वीआईपी तैयारी करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में डेली शाम 3 बजे लाइव जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे मोललता को। अब हम किसको देखेंगे? मोललता को देखेंगे, और नॉर्मल का चैप्टर यही टॉपिक यही फिनिश हो जाएगा। मोललता, मोललता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक यह लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विलायक। विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। फटाफट एक क्वेश्चंस लगाएंगे हम, जो कि है उस घोल की मोललता क्या होगी? उस घोल की मोललता क्या होगी? उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार भी दिया गया है 180। ग्लूकोज का अणुभार दिया गया है 180। ठीक है, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपको स्मॉल m पूछी गई है, मोललता पूछी गई है। उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। 18 ग्राम हो गया विलेय और 500 ग्राम हो गया विलायक, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है। विलेय के मोलों की संख्या याद करेंगे तो 18 ग्राम विलेय और विलेय का अणुभार 180 है, यहां निकल के आएगा 1/10। ठीक है, चलिए भाई मोलों की संख्या को रखेंगे, वटे में रखेंगे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, लेकिन ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। यहां से यहां जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे रहेगा 500 इंटू 10। 500 से ये 2 बार कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.2। ये होती है हमारी मोललता। क्या होती है? मोललता। बहुत ज्यादा सरल होती है मोललता, कुछ नहीं होता। विलेय के मोलों की संख्या रखो, विलायक का द्रव्यमान रखो, याद कर सकते हैं। और ये चीजें हम कई एक बार लगा चुके, एक बार नहीं, हजारों बार। मोललता से संबंधित सवाल कई एक बार करा चुके हैं। ठीक है, चलिए लास्ट देखेंगे नॉर्मलता को। जहां समझ में ना आए आइए लाइव स्ट्रीम में।
हेडिंग लगाएंगे सभी विद्यार्थी नॉर्मलता। लगाइए 8 नंबर है शायद। देखो नॉर्मलता बहुत अलग से होती है, बहुत अलग तरीके से। नॉर्मलता एन बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वटे विलयन का आयतन ml में, ठीक है, और इनटू आपका 1000 हो जाएगा। समझो मेरी बात को। यहां पर जैसे आपने मोलरता देखी थी, मोलरता में क्या था कि एक बिलियन का जो आयतन था उसमें विलय के मोलों की संख्या दी गई थी, और यहां पर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या देखनी है आपको। क्या देखनी है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? मोलों की संख्या तो ज्ञात कर लेते भार बटे अणुभार से, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। फिर समस्या उठ गई, विलय का भार तो पता होगा लेकिन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कहां से लाएंगे? तो ग्राम तुल्यांक ऐसे निकालो, देखो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार बटे x। क्या होता है? अणुभार बटे x। x का मतलब होता है फैक्टर, और यहां पे जो लिया जाता है वो आयनों से पता चलता है। किससे पता चलता है? आयनों से पता चलता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। वो सॉरी 100 नहीं 1000। उसके बाद ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान। विलय का भार तो पता है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार बटे x। क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका 250 ml विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलय है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, नॉर्मलता ज्ञात करनी है एन बराबर, फॉर्मूला पहले लगाएंगे तब हम चीजें बताएंगे आपको। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन समझो। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलय का भार। हम इसकी जगह रख सकते हैं विलय का भार बटे क्या है? ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान।
और N2 में हम क्या कर देंगे, विलियन का आयतन लीटर में, क्योंकि वो बटे में है उसके। और N2 यहां पे आपका ये हो जाएगा 1000। समझो मेरी बात को। विलेय के नॉर्मलता यहां पूछी गई है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन ml में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान इनटू विलेय का आयतन। ये लिखा और 1000 ये लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम देखो लगाएंगे सूत्र को और क्वेश्चन को बनाएंगे। विलेय का भार, यहाँ विलेय का भार कितना दिया गया है, 250 ml, ये तो बिलियन हो गया हमारा। ये रहा आपका H2SO4 जो कि जिसका भार कितना है 9.8, हमने रख दिया, इनटू 1000 कर देंगे, ठीक है। बटे में हम रखेंगे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकलता है अणुभार बटे x से H2SO4 का अणुभार ज्ञात कर लीजिए। यहां पर हाइड्रोजन का हम परमाणु भार रखेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का रखेंगे, ऑक्सीजन का रखेंगे। यहाँ अणुभार निकल के आएगा 98। कितना निकल के आएगा, 98। अब बटे में x देखो क्या होता है, H2SO4 में देखें तो H हमारा प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। एक 2H हमारी प्लस, SO4 2 माइनस होता है। यहाँ पर 2 प्लस है 2 माइनस है। ये दो जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, इन्हीं को कहा जाता है X। जैसे कि हम कुछ भी ले लें, माना कि हमने HCl ले लिया, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, होता तो दोनों पे बराबर ही है। चाहे हम प्लस का ले लें चाहे हम माइनस का ले लें, कितना उस पर प्लस माइनस होता है वही हमें X बताता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल पर प्लस माइनस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे ग्राम तुल्यांक की संख्या तो 49 निकल के आएगी। यहां हो जाएगा ग्राम तुल्यांक की संख्या 49, आयतन लीटर में हमें 250 दिया गया है। इससे कट करेंगे और यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाइए, बिंदी को बढ़ाइए, ठीक है। तो आपका यहां हो जाएगा 490, ऊपर है 98 इंटू 4 बटे, ओके, यही तो हो जाएगा। इसे कट कर लीजिए। सभी विद्यार्थी क्या काम करेंगे, कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ऐसे ज्ञात की जाती है नॉर्मलता। अभी मैंने बाद में आके थोड़ी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि मेरा सर घूमने लगा है, बहुत देर हो गई है मुझे वीडियो को बनाते बनाते, और तबीयत हमारी फिलहाल सही नहीं चल रही है, ठीक है। देखो विद्यार्थी, मोलरता और नॉर्मलता से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बता देना। आगे तो हमने सही से समझाया, बाद में आकर के थोड़ा जल्दी कर दिया। अगर आप और डिटेल से जानना चाहते तो 3 बजे लाइव स्ट्रीम में आना, ठीक है। कुछ नहीं होता है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान अणुभार तो आप निकाल लेंगे विलेय का, X जो होता है वो उन यौगिकों पर कितना चार्ज है उस हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। तो आज हमारे सांद्रता के पद यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, बहुत ज्यादा मेहनत की हमारी क्लास है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे बिना लाइक किए हुए ना जाए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैला दे, ठीक है। आपको जल्द से जल्द क्लास 12 कवर किया हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि हम इसे जल्द से जल्द फिनिश कराएंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे लगातार शेयर करते रहना। बहुत मेहनत भरी हमारी क्लास है। जहां आपको समझ में ना आया हो छोड़िए कमेंट, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, चीजों को समझाया जाएगा, और कोई परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर लगातार क्लासों की PDF सबसे पहले वीडियो को शेयर किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं शाम 3 बजे की लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट।